हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम के तैयारी में आप लोग व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणितगंज। स्टूडेंट्स, आज हम तैयार होकर आए हैं खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। आज हम खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले आपके खाली 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे, उसके लिए कुछ अलग से आपको खास तैयार नहीं होना रहता था। लेकिन अब क्या, अब आपके 20 नंबर अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए जरूरत यह है कि खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप इसकी तैयारी पहले से नहीं करेंगे तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल्ड क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे और रिजल्ट ये होगा कि आप इनको बहुत टाइम देते चले जाएंगे, क्योंकि डिटेल्ड क्वेश्चन की तरह इनको सॉल्व करेंगे, टाइम ज्यादा लगाएंगे और एक एक नंबर में फंस करके आपको लास्ट में होगा क्या कि 4 नंबर और 6 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाएंगे। तो इसके लिए जरूरत है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाएं, क्योंकि इसमें खाली टिक करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सॉल्व नहीं करोगे, कोई स्टेप आपका छूटेगा तो नंबर कटेंगे। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन या छोटे छोटे ट्रिक टेक्निक आपको पता होने चाहिए, जिससे आपको फास्ट क्विकली इनको टिक कर सको आप। तो उसके लिए जरूरत है कि आप पहले से ही इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अलग से स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो हमने इसके लिए प्लान क्या किया है कि हम ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एक एक सीरीज लाते रहेंगे। हो सकता है रेगुलर ना ले पाए, क्योंकि हमारा क्लास भी रहता है, चैप्टर वाइज क्लासें भी चलती हैं, इसलिए हम सीरीज को लाते रहेंगे बीच बीच में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पहला सीरीज है, ठीक। इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट सीरीज में 1-2 दिन बाद या हो सकता है कल ही हम फिर अगली सीरीज लेकर आएंगे। कम से कम एक चैप्टर के मिनिमम 40 या 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा संभावित होंगे कि वो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएं। और अगर आप उनको तैयार कर लोगे तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वहां से आपका कोई एक भी नंबर इधर उधर नहीं होना है, और बाकी इधर उधर से 6 नंबर या 4th नंबर कर ले जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स एकदम तय हो जाएंगे। तो ये पहली सीरीज है 20 नंबर क्वेश्चंस के, इनको हम सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो ये के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। अब आपको पता है, मान लिया एक अभाज्य संख्या ये हो और दूसरी अभाज्य संख्या बी हो। अब आपको ये तो अच्छे से पता ही है कि अभाज्य संख्याओं के खाली 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वह स्वयं और एक तो 1। तो एक अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड हो गए, ये के खुद ये और इंटू 1। इसको प्राइम फैक्टर में अगर आप लिखो तो ये इंटू 1 लिखोगे। दूसरी अगर कोई अभाज्य संख्या हो b, तो उसके कौन से फैक्टर होंगे, b इंटू 1। अब अगर आप देखो एचसीएफ ऑफ ये और b, एचसीएफ ऑफ ये कमा b, तो कॉमन फैक्टर क्या है इनका 1। तो एचसीएफ ऑफ ये कमा b आपका क्या निकलेगा, 1। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। यही से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। मींस ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये हमने कई बार करा है। 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो सकती हैं। अनंत कैसे, अगर कोई आपसे यहां बात परमेय संख्याओं की हो रही है, ठीक, अगर कोई पूछे कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक होंगे, 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच, तो एक क्रमागत पूर्णांक एक कोई भी ले सकते हो, दूसरा पूर्णांक इसका क्रमागत क्या होगा, 2। इसके बीच कोई भी पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच जो भी नंबर आएंगे वो रेशनल नंबर होंगे, पॉइंट में होंगे, ठीक। इनके बीच कोई भी पूर्णांक एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 पूर्णांकों के बीच 0 यानी कोई भी पूर्णांक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच। और 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि पॉइंट में मान लिया 1 और 2 ले लो, 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, 1.001, ऐसे पता नहीं क्या ले सकते हो आप, 1. ठीक 02, पता नहीं, जितने चाहो उतने आप लिख सकते हो, कुछ पता नहीं, बस ये 1 और 2 के बीच में होने चाहिए। तो चाहे क्रमागत कहें या कोई भी 2 परमेय संख्या ले लो, आप उनके बीच अनंत परमेय संख्याएं ले सकते हो। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2 क्रमागत 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। फिर क्या, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक। आपको पता है अभाज्य संख्याओं के फैक्टर खाली 2 ही होते हैं, या तो खुद होगा और या तो 1 होगा, इसके अलावा
और एक बात आपको ध्यान रखना है, वन वन ना ही प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। तो वन को छोड़ करके डिफिनेशन में कभी कभी लोग बोल देते हैं कि जो भाज्य नहीं वो अभाज्य है, या ऐसा बोल दिया जाता है कि जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य है। ये कंप्लीटली करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ये आप तब कहोगे जब वन को छोड़ दो, ये जान लो कि वन उसमें नहीं है, वन को निकाल लो, उसके बाद जो संख्याएं भाज्य हैं उनके अलावा जो बची वो अभाज्य हो जाएंगी, या फिर जो अभाज्य हैं उनके अलावा जो संख्याएं हैं वो सब भाज्य हो जाएंगी। ये कब? जब वन को आप निकाल लो, वन ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। हम क्वेश्चन ये कर रहे थे, कहा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप देख सकते हो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो और 1 तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा ही, एक अगर और इसका फैक्टर देखो तो 1 होगा, इंटू में 1 लिख सकते हो, ठीक, इंटू में क्या लिख सकते हो 1। तो आप यहां से देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। अगर प्राइम फैक्टर या गुणनखंड की खाली फैक्टर की बात करें तो फैक्टर इसका क्या होगा, 2 2 जा 4, एक फैक्टर 4 होगा। फैक्टर क्या होता है, जो जो नंबर्स इसको डिवाइड कर जाएं, गुणनखंड किन्हें कहते हैं, जो जो नंबर इसको डिवाइड कर जाएं या विभाजित कर दे वो सब इसके फैक्टर कहलाते हैं। तो 4 इसको डिवाइड करेगा, 4 दूनी 8, 2 करेगा, 2 चौको 8, 8 एकम 8 और 1 अट्ठे 8। तो इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। ये तो आपको पता है कि 1 और खुद वह संख्या, हर संख्या के फैक्टर हर संख्या के गुणनखंड होते हैं। तो एक यानी स्वयं के अतिरिक्त और 1 के अतिरिक्त इसके दो गुणनखंड और हैं, दो फैक्टर और हैं, कौन, 2 और 4। तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याओं के खाली दो ही फैक्टर होते हैं, या तो स्वयं और या तो एक, उनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। यहां आप देख रहे हो कि एक और स्वयं के अतिरिक्त दो अतिरिक्त फैक्टर और है, 2 और 4, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक, 9 में भी 9 को अब अगर आप देखोगे 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हो, इसके भी दो फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। 9 तो खुद होता ही है, सबका फैक्टर स्वयं संख्या होती है, ठीक, और फिर 1 भी सबका फैक्टर होता है, और इसके अलावा एक फैक्टर आपको और मिल गया 3। ठीक, हम लिख नहीं रहे हैं कि ये सब फैक्टर है, आप लोग ध्यान रखो। 9 भी इसका एक गुणनखंड होगा, स्वयं हर संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। 1 भी हर संख्या का गुणनखंड है, 1 सबको डिवाइड कर जाता है। 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 भी इसका गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो 1 और स्वयं के अतिरिक्त इसका एक गुणनखंड और मिल गया 3, तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम आते हैं 11 पर। 11 को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू में 1। आप देखोगे कि 11 को दो ही संख्याएं खाली डिवाइड कर सकते हैं, या तो 11 और या तो 1, इसके अलावा इसको कोई भी संख्या विभाजित नहीं करेगी। तो इसके दो ही फैक्टर हैं खाली, स्वयं 11 और 1। अब स्वयं 11 और 1, यही तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिनके खाली दो ही फैक्टर हो, 1 और स्वयं वह संख्या, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो मींस 11 क्या है, अभाज्य संख्या। यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 भी, 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 1, तो इसके भी 15 खुद होगा, 1 होगा, और इसके अलावा 3 और 5 भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 और 5 भी इसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। तो 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम आते हैं इस पर, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। आपको पता है कि दो संख्याएं ये और अगर बी हो, ये और बी, तो उनका गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मींस ये इंटू बी इक्वल टू होता है एचसीएफ ऑफ ये कामा बी और इंटू एलसीएम ऑफ ये कामा बी, ये होता है। हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। तो यहां पर आप देखोगे 25 और 50 का जो गुणनफल है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो 25 यहां पर है 25, इनका संख्याओं का गुणनफल तो दोनों के एचसीएफ के बराबर 25 और इंटू में ये एचसीएफ है। यहां पर आप देखोगे कि एचसीएफ क्या दिया गया है, दो संख्या अगर मान लो ए और बी, तो एचसीएफ ऑफ ये और बी क्या दिया गया है, एचसीएफ मासा क्या दिया गया है 25, और एलसीएम ऑफ ए कामा बी क्या दिया गया है, एलसीएम ऑफ ए कामा बी, मान लेते हैं कि संख्या ए कामा बी है, वो 50। हालांकि इतना आपको लिखना नहीं है, बस आप ये जानो कि इनका जो मासा होगा
मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये किसके बराबर होगा, ये इंटू बी किसके बराबर होता है, दोनों एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो इनका ये और बी का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 25 और 50 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, 25 इंटू 50। तो ये कितना होगा, 25 पंचे 125 और फिर 0 1250। तो ऐसे ही आप बता सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो हमने आपको डिटेल बता दिया है ताकि आप पढ़े ना हो, तो मतलब समझ लो। तो यहां से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1250, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का मासा जो गुणनफल होता है उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहां पर ये कहें कि अपरिमेय संख्या नहीं है। आप देख सकते हो रूट 11 इसका कंप्लीट स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक। और इसमें पूछे हैं कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब ये तो अपरिमेय है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ये भी 3 और ये 15 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 15 को क्या लिख सकते हो, √3 और इंटू में √5। और दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होती है। फिर आप देखोगे √9 और √16। √9 को आप क्या लिख सकते हो, अगर 9 लिखा है √9 तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो इसका 3 बाहर हो जाएगा, मीन्स रूट हट जाएगा। और 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर होता है, 4 का। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देख सकते हो यह 3 4 जा 12। और 12 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे सबको अपान 1 लिख सकते हो। और ये किसके इक्वल है, P अपान Q के इक्वल है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू 1 होगा। तो आप देख सकते हो यह एक परिमेय संख्या है और यह एक परिमेय संख्या, इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर कहें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो आपको पता है अगर दो पूर्णांक ये और बी हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि हम ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में उसे लिख सकते हैं, जहां आर क्या है, आर बी को क्यू से या ए को बी से विभाजित करने पर बचे शेषफल या आए हुए शेषफल है, आया हुआ शेषफल है, क्यू भाजक है। यहां पर एक कंडीशन लिख दिया जाता है कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर हमेशा 0 से बड़ा होता है, एंड लेस देन मॉड ऑफ बी, मॉड बी से। अब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है तो मॉड लगाने की वैसे जरूरत नहीं, बट जनरली यही होता है, क्योंकि मॉड ऑफ बी से छोटा होता है, ठीक। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और दो धनात्मक पूर्णांकों में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करने किसके लिए करते हैं, उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए, मासा फाइंड करने के लिए। या आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, अगर आप नहीं पढ़े हो तो क्लास 10th का मेरा लेक्चर रियल नंबर्स का देख सकते हो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं इसका यूज करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ परिमेय संख्या पूछे, अपरिमेय नहीं पूछे। आपको पता है √3 अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, इसे हम सही टिक नहीं करेंगे। इसे तो प्रूफ ही किया जाता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है वो सभी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। आप देख रहे हो सेकेंड वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन 2√2 अपान में 2 है, 2√2 अपान में 2 है, ठीक। तो ये क्या आएगा, √2 ये आया 2, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहां से एक चीज और आप देख सकते हो, 2√2 अपरिमेय संख्या है और √2 भी अपरिमेय संख्या है, और उनका भागफल जो आया वो एक परिमेय संख्या आया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक अपरिमेय संख्या होगी, ट्रू और फॉल्स, तो वहां आप फॉल्स बोलोगे, ठीक। हमेशा जरूरी नहीं है, हालांकि हो भी सकता है, जैसे √3 और अपान में √2, ये क्या है, ये एक परिमेय, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल अपरिमेय संख्या ही होगी √3, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, जैसा कि यहाँ दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक परिमेय संख्या आ गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से ये परिमेय संख्या है, और √3 भी अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होता है, वो यहां से निकल आएगा,
√6 भी अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या, यहां से आप देख सकते हो इसके लिए स्पेशल केस मिल सकता है आपको। ठीक, कह दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। यहां पर ये पॉइंट जो है, ये वर्ड, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्रमिक। ठीक, दो सम संख्याओं का एचसीएफ जरूरी नहीं है 2 हो, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, 8 ले लो, 12 ले लो। ठीक, इनका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 ये आएगा 4, ये 4 आएगा। तो दो सम संख्याओं का एचसीएफ जरूरी नहीं है 2 ही आए, लेकिन अगर वो क्रमिक हैं, ठीक, क्रम से आने वाले, जैसे कुछ भी ले सकते हो, यही 8 के बाद क्या ले लो, 10, 8 और 10 का जो एचसीएफ आएगा वो 2 ही आएगा, ये 2 ही आएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन अपना है। 9th नंबर क्वेश्चन में कहें कि 1400 में 1400 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखो आप 1400 को क्या लिख सकते हो, 14 गुणे 100, ये तो लिख सकते हो। 14 को लिख सकते हो 2 गुणे 7, और 100 को क्या लिख सकते हो 10 की घात 2। ठीक, 2 गुणे 7, और 10 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, और पूरे की घात 2, यहां से 2 की घात 2, 5 की घात 2, तो ये 2 गुणे 7 और गुणे 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2, क्योंकि पूरे का पावर लगा है, 2 इधर 2 इधर, दोनों का पावर हो जाएगा। 2 की घात 2 और 2 की घात 1, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, आएगा 7 गुणे 5 की घात 2 और गुणे 2 की घात 2 और 2 की घात 1, ये हो जाएगा 2 की घात 3। तो आप देखते हो कि 1400 में 2 की घात कितना आ गया, 3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 615 का दशमलव प्रसार होगा 6/15, ठीक, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो यहां पर आप देखोगे अगर 15 के ये लिखा है 6/15, इसको क्या लिख सकते हो 6 में 3 इंटू 5 और इंटू 2 पावर 0 कर सकते हो। तो 2 पावर m और 5 पावर m, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के अतिरिक्त यहाँ पर 3 भी आ रहा है गुणनखंड में। आप कह सकते हो कि सर इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। p और q जब सह अभाज्य हो तब ये वाली कंडीशन हम कहेंगे, तब हम कहेंगे 2 पावर n और 5 पावर m के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगर होता है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और अगर नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले हम इसको सह अभाज्य बनाते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा और 3 5 जा, ये क्या आ गया, ये आ गया 2/5। अब आप देख सकते हो इसके हर में 5 और 2 के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 पावर 0 लिख सकते हो, तो 2 पावर m इंटू 5 पावर n के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये होगा ये ऑप्शन करेक्ट, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहां से खत्म हो जाएगा, 3 है ही नहीं इसके फैक्टर में। ठीक, जो हर है उसके फैक्टर में नहीं है, क्योंकि यही थ्योरम में कहा गया कि P/Q अगर हो और PQ सहअभाज्य हो, तब Q का गुणनखंड अगर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होता है, तब हम कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो ये यहां से साल हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों अभाज्य होने चाहिए, तब 2 पावर n इंटू 5 पावर m वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर किसी ये दोनों अभाज्य हैं और फिर हर का गुणनखंड 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का आता है, तो मतलब 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, तो हम कह देंगे दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। अब नेक्स्ट है कि महत्तम समापवर्तक a, b इंटू लघुत्तम समापवर्तक a, b बराबर होगा। ये भैया आपको चौंकाने के लिए ऐसा किया गया है। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हुआ, एचसीएफ ऑफ a एंड b, ठीक, इंटू में लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ऑफ ये इंटू बी, और ये किसके इक्वल होता है, ये इंटू बी के इक्वल होता है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सब इनकरेक्ट है, इनसे कोई मतलब नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक फिलहाल हमारे नजर में नहीं, इसका प्राइम फैक्टर ही करोगे। 625 का प्राइम फैक्टर 5 1 जा 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर
5 2 जा 10, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25 और 5 एकम 5, ये होगा। तो इसमें कितनी 5 आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो 5 की घात 4 होगा। ठीक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अग्निवीर अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन, उसमें भी यही पूछा गया था। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल वैसे तो हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक, लेकिन एक काउंटर एग्जाम्पल आपके पास 0 मिल जाता है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक। 0 परिमेय संख्या, इसको चाहे जिस अपरिमेय संख्या के साथ गुणा कर दो 0 आएगा, जो कि परिमेय संख्या होगी। तो 0 खाली एक ऐसी संख्या है जिसको चाहे जिस अपरिमेय संख्या से गुणा करो 0 आएगा, और 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहां से कह सकते हो, और बाकी सब में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय ही होगा। जैसे 2 और इंटू में √3, ये क्या होगा? 2√3, ये अपरिमेय है। तो बाकी हर केस में अपरिमेय ही होता है, लेकिन ये केस आपको मिल जाता है, ये बचा लेता है। तो आप कह सकते हो कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा जरूरी नहीं, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। 0 से गुणा कर दोगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल परिमेय संख्या आ रहा है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या, 0/1 या 0/2 लिख सकते हो। P/Q हो गया। ये किस फॉर्म का? P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर कहाँ है? और ये कहा नहीं गया कि P भी 0 ना हो, P 0 हो सकता है। तो P 0 है, Q नॉन 0 है। तो ये एक परिमेय संख्या, मीन्स 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 का गुणनफल और किसी अपरिमेय संख्या का गुणनफल 0 आ रहा है, मतलब एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो परिमेय यहां से आ रहा है, और अगर आप 0 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय आ रहा है। तो दोनों आ रहा है, ये परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक। फिर पाई है एक, पाई क्या है? आप लोगों को अच्छे से पता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम लिख देते हैं पाई इक्वल टू 22/7 लिख सकते हैं। आप कह सकते हो सर ये तो एक परिमेय संख्या, ऐसा नहीं है। पाई रियल में 22/7 के बराबर होता ही नहीं है, ये तो इसकी लगभग वैल्यू मान ली गई है कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है। ये एक परिमेय संख्या और यह एक अपरिमेय संख्या, लेकिन लगभग हम पुट कर देते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हम देखें 15 नंबर क्वेश्चन, यदि x² - 5x + 4 = 0 हो तो x का मान होगा। यहां वैसे तो आप देख सकते हो कि इसका मान वास्तविक होगा, लेकिन यहाँ पर वास्तविक नहीं दिए, पूर्णांक दिए हैं। तो पूर्णांक डिस्कस करने के लिए आपको इसके मूल निकालने ही होंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं, x² माइनस में 5x और प्लस में 4 = 0। इसको हम सीधे लिख सकते हैं x² - 4x और माइनस x और प्लस में 4 = 0, ठीक। -5x को क्या हम लिख सकते हैं? -4x - x, यहां से x कॉमन हो जाएगा, तो ये आएगा x - 4 और यहां से -1 कॉमन लोगे तो x में 4 = 0। तो ये x - 4 कॉमन हो गए, तो x - 4 कॉमन ले लिया गया, और x में 1 = 0। यहां से x के दो मान है, 4 आएगा, x - 4 = 0 पुट करोगे तो 4 आएगा, और x - 1 = 0 तो 1 आएगा। देख रहे हो, दोनों पूर्णांक आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा बाउंस कर रहा हो, ये आप मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर देख सकते हो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा। तो x के कौन से मान हो रहे हैं? पूर्णांक, दोनों 4 और 1 दोनों पूर्णांक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देख रहे हो 2.12 फिर 112 1112 है एक डॉट डॉट ऐसे करके। यहां पर आप देख रहे हो इसका जो पॉइंट है, पहली बात तो अशांत है, खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर अनावर्ती भी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। आप जानते हो अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा ही यही है कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, यानी अशांत हो और अनावर्ती हो। यहाँ पर देख सकते हो अशांत भी है और अनावर्ती भी है, मतलब डिजिट एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऐसा होता नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो ठीक है, मतलब अशांत है
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवर्ती होना चाहिए तो हम कह देते हैं परिमेय है। ये आवर्ती भी नहीं है, पहले 1 2 आया है, फिर 1 1 2 आ रहा है, फिर 1 1 1 2 आ रहा है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि अशांत तो है ही, शांत में अनावर्ती भी है। अगर ये खाली होता 2.12 फिर होता 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 1 2, तो कह देते क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, आवर्ती है, ठीक, तो आवर्ती होता तो हम कह देते कि परिमेय है। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, एक निश्चित डिजिट निश्चित अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, आवर्ती नहीं, अंकों की आवर्तिता नहीं हो रही, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, कहे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो तो, ठीक, तो यहाँ पर आप जान सकते हो ये क्या है, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही तो है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बाद में कंडीशन दिया रहता है। ये आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, आपको पता है रिमाइंडर में शेषफल, पहली कंडीशन ये में दी है कि आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, मींस आर हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से बड़ा ही हो, ठीक। फिर ये है कि आर 1 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, आर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन बी, ये भी जरूरी नहीं, 1 से बड़ा हमेशा जरूरी है ही नहीं, ये तो कोई कंडीशन ही नहीं बनती। आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू बी, शेषफल कभी भी भाजक बी यानी जो डिवाइजर है उसके बराबर नहीं हो सकता, ये कभी भी बी के बराबर तो होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में, ठीक। थर्ड ऑप्शन है आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ये ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। आर 0 के बराबर भी हो सकता है, आपका शेषफल क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, और बी से हमेशा छोटा होगा, भाजक से हमेशा छोटा ही होगा शेषफल, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक कौन सी संख्या है, ये हमने ऑलरेडी बहुत बार बताया स्टूडेंट्स को, एक अभाज्य संख्या है, गलत, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक, एक भाज्य संख्या, ये भी गलत, एक भाज्य भी संख्या नहीं, भाज्य संख्या भी नहीं है। फिर एक सहभाज्य संख्या, इसकी तो कोई बात ही नहीं, इसको डबल क्रॉस करो, ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी, क्योंकि सहभाज्य संख्या केवल दो नंबर्स पर बात होती है, 2 या 3, ठीक। अब यहाँ पर एक ही संख्या है तो क्या भाज्य, क्या सहभाज्य और क्या सहभाज्य नहीं, सब बराबर है। सहभाज्य देखते हैं दो संख्याओं पर, मतलब साथ साथ किसी से अभाज्य है या फिर भाज्य है वो देखा जाता है। तो एक हमने पहले ही बताया, ना ही को प्राइम नंबर है एक और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल शून्य आता है तब उस चरण का भाजक कहलाता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। जिस स्टेज में r इक्वल टू 0 आता है उसी स्टेज में एचसीएफ ऑफ दो नंबर्स जो हो सकते हैं, एचसीएफ ऑफ p q, एचसीएफ ऑफ q और p कुछ भी ले लो, तो जिस क्रम में, जिस चरण में, जिस स्टेज में r इक्वल टू 0 आता है उसी स्टेज में जो b होता है डिवाइजर, भाजक, वो क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यही कहें कि तब उस चरण का भाजक कहलाता है, तो एचसीएफ कहलाता है, मासा कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 2। एक सर्वे हुआ था शायद मैथ मस्ती करके, एक विपिन सर हैं यूट्यूब पर काफी फेमस है, मैथ पढ़ाते हैं, उन्होंने एक सर्वे करवाया था कि पहली भाज्य संख्या है, तो पहली भाज्य संख्या में पता नहीं कितने लोगों ने, लगभग 78% लोगों ने पहली भाज्य संख्या को 2 लगाया था कि पहली भाज्य संख्या 2 है, ऐसा नहीं है, 2 एक अभाज्य संख्या, और ये खाली ऐसी दुनिया में एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है जिसको जो खाली स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, 2 भी है खाली 2 से डिवाइड हो रही है और या तो 1 से डिवाइड हो रहे, दो ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब 2 के बाद 3 तो भाज्य है ही, और उसके बाद 4 पहली संख्या मिलती है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जो भाज्य है, ठीक। तो 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, जिसको 2 into 1 लिख सकते हो, और सबसे छोटी मतलब अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जिसको 2 into 1 लिखोगे, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 जिसको 2 into में 1 लिख सकते हो। यहां से इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है एचसीएफ 2,
तो एचसीएफ ऑफ 2 and 4 ये क्या आया 2। तो सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम्स में पूछे भी गए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है और मतलब कंपटीशन में भी काफी ज्यादा पूछे गए, कई क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।